महाराष्ट्र का मालेगांव ब्लास्ट केस 17 साल बाद आखिरकार फैसला आ ही गया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 धमाका, 6 लोग मारे गए, करीब 100 लोग घायल। 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई 17 साल में। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज लाहौटी ने कहा धमाका हुआ ये था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा गया था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। और तो और यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब इस फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद ऊपरी अदालत में चुनौती देने वाली है। शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। वादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? जो धर्मांधता होती है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो निर्दोष लोगों की हत्या करने को वाजिब माने। Don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. ये मानता हूँ कि कांग्रेस को और उन सारे आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों को भारत के हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी हैं और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद देश की सियासत ने नया रुख ले लिया है। बीजेपी अब भगवा आतंक के मुद्दे पर कांग्रेस को कोस रही है और देश से माफी मांगने की मांग कर रही है। आखिर मालेगांव ब्लास्ट में किसको बचाया गया? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो 17 साल लग गए इस फैसले को आने में और यह साबित करने में कि प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य आरोपी निर्दोष हैं। 17 सालों में बहुत कुछ बदल गया। अब सवाल सिर्फ जांच पर है और कौन था जिसने भगवा आतंकी शब्द को गढ़ा। आज 17 साल बाद भगवा आतंकी वाला दाग धुला है। महाडिबेट में आज मालेगांव ब्लास्ट पर ही चर्चा, लेकिन उससे पहले सवालों पर एक नजर डालते हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट किसकी साजिश थी? 17 साल पहले जहां से चले थे वहीं आ गए। सवाल वहीं जस का तस। एनआईए की जांच फेल, 17 साल लग गए। और क्यों लग गए भाई? 17 साल क्यों लग गए? क्या बम ब्लास्ट पर पूरा न्याय मिला है? यह भी एक बड़ा सवाल। ये तमाम सवाल जस के तस बरकरार हैं। इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपसे तारुफ करवा देते हैं। महंत अनिलानंद, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत। शंकर लाल तिवारी, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिवारी साहब का बहुत स्वागत। मिथुन अहिरवार कांग्रेस की तरफ से, मिथुन जी का भी बहुत स्वागत। इमरान खोकर, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत। विनीत जिंदल, अधिवक्ता हैं आप सुप्रीम कोर्ट के, जिंदल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले शंकर लाल तिवारी आपसे, क्विक रिएक्शन, 17 साल बाद न्याय। मेरा इतना कहना है कि ये रची हुई साजिश थी। जिस समय
मालेगांव ब्लास्ट की स्टोरी को षड्यंत्र पूर्वक और प्रज्ञा जी पर, मेजर साहब पर और जनरल पर और 7 लोगों पर ये मुकदमे दायर किए गए। ठीक। तो उनका इशू ये नहीं था कांग्रेस का। कांग्रेस की सोच थी कि उस समय आतंकवादियों के हमले इस कदर हो रहे थे देश के अंदर, ठीक, 2008 में, कि कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। ठीक, ठीक। और उसने जानबूझ करके एक झूठा, माने अपराधियों को बचाने के लिए उसने जो है तो मुकदमे बनाए, और नतीजा ये रहा कि उनका उद्देश्य था हिंदू आतंकवाद, सनातन को बदनाम करने का कुप्रयास। भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान और अध्यात्म का रंग है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी भगवा ध्वज की वीर पताका लेकर के हिंदुस्तान की माटी के लिए अपना खून बहाते रहे। ठीक, ठीक। और तिवारी साहब आएंगे आपके पास। करने के लिए एक रिएक्शन जरा ले लिया जाए जी, एक रिएक्शन ले लिया जाए। मिथुन प्लीज, मिथुन अहरवार साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना इस देश से कोई लेना देना है, और यही कारण है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने बयानों को गढ़ते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी इस एक केस पर डिपेंडेंट है इस बात के लिए कि हिंदू आतंकवादी है या नहीं। मतलब अगर हायर कोर्ट मान ले कि प्रज्ञा सिंह अक्यूज जो थी वो जिम्मेदार हैं, तो शायद भाजपा कल को ये भी मान जाएगी कि हिंदू आतंकवादी है, क्योंकि ये कोर्ट के फैसले के आधार पर ये निर्णय करते हैं कि हिंदू आतंकवादी है कि नहीं। ठीक। तो वो आर.के. सिंह जिन्होंने कहा कि कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किए और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। वो आर.के. सिंह जिन्होंने कहा समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, दरगाह शरीफ ब्लास्ट, इनमें कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो आरएसएस या उसके संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास सबूत हैं इस सब को लेकर के। और सुनील जोशी जो कि आरएसएस के लिए काम करते थे देवास और महू में 1990 से 2003 तक, वो समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट में जिम्मेदार थे, इन्वॉल्व थे। ये सब कहने वाले, भगवा आतंक का रंग गढ़ने वाले आर.के. सिंह को इन्होंने माननीय मंत्री यदि बनाया तो क्यों बनाया, इस बात का जवाब तो शंकरलाल तिवारी जी देंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक प्रश्न और पूछना है। इसका निर्णय तो हम में से शायद कोई भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, अवेलेबल मुझे निर्णय मिला नहीं, केवल की पॉइंट्स आए। तो एक की पॉइंट ये भी है सर, ये न्यूज 18 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको लिखा है आप ही की संवाददाता ओइंद्रिला मुखर्जी ने। इन्होंने इसकी पूरी टाइमलाइन दी है इस केस की, और इस टाइमलाइन में ये जिक्र आता है कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए फांसी की सजा मांगी थी। तो जो एनआईए फांसी की सजा मांग रहा था अप्रैल के अंदर, उसमें 1-2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सबको अक्विट कर दिया। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने ये तो कहा है कि जो जांच एजेंसी है वो साबित नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी नेता प्रज्ञा सिंह को नरेंद्र मोदी जी भी नहीं माफ कर पाए हैं, कोर्ट का निर्णय चाहे कुछ भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता जो स्वयं को हत्यारिन मानती हैं और जो कहती हैं कि मैंने हेमंत करकरे को श्राप दे करके उनका मर्डर कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी अब क्या कहना चाहती है इस डिबेट में सामने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये जवाब मैं आपसे शंकरलाल तिवारी लूंगा, लेकिन पहले जरा हमारे साथ विनीत जिंदल साहब हैं, पहले जरा कानूनी पहलू उनसे समझ लिया जाए। जिंदल साहब, ये आज का जो फैसला आया है, बहुत शॉर्ट में, एक तो ये फैसला और दूसरा अब आगे कानूनी विकल्प या आगे कानूनी लड़ाई का जो एंगल बनेगा वो क्या? जिंदल साहब जी देखिए, अब ये फैसला आया है तो इस फैसले के अंदर कुछ बहुत जो की पॉइंट जो है वो यही है कि जो अक्यूज थे इस पूरे मामले के अंदर, उनके खिलाफ जो सबूत थे वो नाकाफी थे, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। मोटरसाइकिल की बात आप लोगों ने की, प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल लगातार शुरू से बताई जा रही थी, लेकिन पूरा ट्रायल होने के बाद ये निकल के आया कि प्रज्ञा ठाकुर जो है उनकी मोटरसाइकिल से कोई लेना देना नहीं स्टैब्लिश हो पाया। कर्नल पुरोहित की हम बात कर रहे हैं, लगातार आरडीएक्स बनाने की बात और लाने की बात, कहा गया कि कश्मीर से आरडीएक्स जो था वो लाया गया महाराष्ट्र तक, लेकिन उस चीज को लेकर कोई इस्टेब्लिशमेंट पूरे ट्रायल के बाद नहीं हो पाया। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स इसमें थे। एक बहुत बड़ी चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर लगातार सवाल इस पूरे मामले में उठाए जा रहे हैं, और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ ये है कि यहाँ पे 2 मामले हैं। एक मामला है जो रेल बम ब्लास्ट का है 2006 का, एक मामला है ये है जहां 2008 में हम मालेगांव बम ब्लास्ट की बात करें। और दोनों मामलों में जो सरकार थी वो सरकार कांग्रेस की सरकार थी, और दोनों मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत बड़े सवाल जो हैं खड़े किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन उस समय पे
किसने कराई और कैसे उस इन्वेस्टिगेशन को ओवरसाइट किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे अगर कोई केस बनता है, कोई व्यक्ति, चाहे वो 2006 का मामला हो चाहे 2008 का मामला हो, लेकिन जो केस बनता है और 17 साल 18 साल 19 साल किसी व्यक्ति को अगर पूरा ट्रायल झेलना पड़ता है, 9-9 साल तक लोग जेल में रहे हैं, अगर ऐसा झेलना पड़ता है तो बिल्कुल बहुत गलत है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जिन लोगों ने उस समय पे कोताही बरती, उनके ऊपर बहुत जरूरी है कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 17 साल चले, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, वहीं उसी सवाल के साथ खड़े हैं कि आखिर धमाका हुआ था तो फिर किया किसने था। महंत अनिलानंद साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। एक शब्द आया भगवा, फिर सैफरॉन टेररिज्म का जिक्र किया गया, अब इस फैसले के बाद कैसे देख रहे हैं जी महंत जी? देखिए, हम आज एक बड़े प्रसन्नता का विषय है कि 2008 में जो बदनुमा दाग भगवे पे लगाया गया था, आज कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि भगवा कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। भगवा क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उन सरकारों को, उन लोगों को मैं कहता हूं कि वो भी हिंदू ही थे जिन लोगों ने आरोप लगाया। शर्म आना चाहिए उनको कि जो भगवा आपकी हिंदू धर्म की अस्मिता थी, आपने उसको तार तार कर दिया और भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया। क्या आवश्यकता थी? मैं ये कहता थी ठीक है, आतंकवादी, अभी जब पहलगाम में अटैक हुआ तो उन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इन लोगों को जो झूठे केस में फंसाए गए और 6 लोगों को पकड़ के आपने आतंकवादी घोषित कर दिया और भगवा आतंकवाद दे दिया, उन पे पूरा देश बहस कर रहा है। 10 साल जेल में रहे, उनका जीवन जो है पूरा बर्बाद कर दिया। उस प्रज्ञा ठाकुर के बिचारी का पूरा शरीर नाश कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसे ही सारे लोगों का, और उसको भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया। उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी अशोक चौहान वहां मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इतना बर्बरता से हिंदू धर्म के लोगों को, चूंकि मैं ये मानता हूं कि विदेशी ताकतें इनके साथ में काम कर रही थी, ये इन्होंने कहा कि आतंकवादियों का जो ये बहुत बड़ा बवंडर चल रहा है उसको दबाया कैसे जाए, तो उसको दबाया ऐसे जाए कि हिंदू आतंकवाद सामने ला दिया जाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है इन लोगों के लिए। मैं फिर से इनको कहता हूं कि भैया, आप भी हिंदू हो, आप भी हिंदू थे, लेकिन ऐसा काम जो कृत्य किया आपने, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हिंदू होने पर मुझे शंका होती है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इमरान खोखर साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोखर साहब, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल जस का तस वहीं आकर खड़ा हो गया जहां 17 साल पहले था कि आखिरकार बम धमाके, अगर ये सभी बरी हो गए तो वो धमाका हुआ कैसे था? क्या आपको लग रहा है जांच एजेंसियां नहीं कर पाई अपना काम, या फिर बहुत बेसिक पॉइंट्स मिसिंग है जांच एजेंसियों की जो पड़ताल है उसमें? खोखर साहब। ललित जी, सबसे पहले मैं सभी को इस्तकबाल करता हूं, और मैं अब उस मुद्दे पर आपको ले जाना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में जब ये ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग मरे, पहले इस मामले में कुछ 6-7 मुस्लिमों को उठाया गया, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि मालेगांव ब्लास्ट इन लोगों ने किया है। उसके बाद एक जांच एक नई तरफ मुड़ी, उस नई तरफ मुड़ने पे अभिनव भारत संस्था और जिन भी लोगों के नाम आने थे नाम आए, तो जो भी उस वक्त की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसने अपना काम किया। अब मैं आपको मेन मुद्दे पर लाता हूँ। जिन लोगों को आज बरी किया गया है, जब सरकार बदली, आप इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को भूल रहे हैं जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर थी, रोहिणी सालियान उनका नाम था। हाँ। उन्होंने इतना पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ऊपर से ये दबाव आ रहा है कि आप इन लोगों के साथ नरमी बरतें और सख्ती ना बरतें। उन्होंने उस दबाव के अंदर अपने पद से इस्तीफा दिया और इस केस से हट गई। अब आप समझिए इस पूरे मामले को, मैं इस आतंकवाद को धर्म के मामले से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे फैक्ट पे बात करूंगा। फैक्ट पे बात करता हूँ, एक धमाका होता है, लोग मरते हैं, लोग मरने के बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कुछ लोगों को उठाती है, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहती है कि ये लोग नहीं थे, ये थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से ये दबाव आता है जीपी के ऊपर कि आप इसके अंदर नरमी बरतें। उसके बाद जब ये पूरा मामला निकल के आता है तो एक मामले में ये क्लीन चिट दे चुकी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, इनके साथ पूरा का पूरा मामला आपको फेस करना पड़ेगा। अब आप इस पूरे मामले में समझिए कि हु इज द मेन विलन इन दिस पूरे इंसिडेंट। पहली चीज तो ये कि अगर वहां पर कुछ हुआ और वहां पर से अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पाए तो एनआईए इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल के वो एक निकम्मी नकारा एजेंसी है जो कुछ धमाके के आरोपियों को सजा नहीं दिला सकी। दूसरी बात, जो लोग बरी हुए हैं इनका डायरेक्टली कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से, जिनकी सरकार है,
उनकी सरकार के अंदर बैठकर उन्होंने जो भी नरमी बरतनी थी, जो भी लुकोना छोड़ना था, जो भी लीगल पॉइंट्स को छोड़ने थे, वो उन्होंने छोड़ दिए, जिसकी वजह से ये सभी लोग आरोपी बरी हो गए। हमारा हमसे यही कहना है कि अगर 6 लोग मरे थे या जितने लोग घायल हुए थे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, आपसे 8 दिन पहले भी कुछ लोग 19 साल के बाद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के अंदर बरी हुए थे, उन लोगों ने भी 19 साल अपनी जीवन के खराब किए थे जेल के अंदर। तो मेरा कहना यही है कि सरकार की वो नाकारा एजेंसियां जो 19 साल बाद भी लोगों को न्याय नहीं दिला सकती है, ऐसी एजेंसियों का या तो सरकार को बंद कर देना चाहिए या फिर सरकार को ये पता करना चाहिए कि अगर ये लोग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थी तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल? वही तो सबसे बड़ा सवाल है, वही से मैंने शुरुआत की थी। शंकरलाल तिवारी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मिथुन जी के पास जाना होगा, प्लीज। मैं इमरान साहब की बात पे ही कहना चाहता हूं कि उद्देश्य इतना ही था कि किस तरह से मूल आतंकवादी जो विदेश से पोषित थे उनको बचाया जाए, जिनने मालेगांव ब्लास्ट किया, और दूसरा उद्देश्य था कि ये पूरी लड़ाई आतंकवाद के कारण कांग्रेस की सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी, पूरे देश का आम आवाम कोस रहा था, और उसने विषय को डाइवर्ट किया। दिग्विजय सिंह जैसे लोग और केंद्र के गृह मंत्री उस समय थे पाटिल साहब, उन्होंने कि हिंदू आतंकवाद कहा, और ये जानबूझ करके भ्रम फैलाने का पाप किया गया देश। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे कह रहे थे कि भाजपा को न हिंदुस्तान से कोई लेना देना है और न कोई हिंदुओं से लेना देना है। अहिरवार साहब, आपके बड़े बड़े नेता रोज हम पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदुओं के पक्ष वाले हैं, आप हिंदुओं के दुश्मन हैं, और आपने इस मुकदमे से साबित कर दिया तमाम अनंत घटनाएं हैं जिनके कारण कांग्रेस, आप भी हिंदू हो, मैं आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं के साथ, सनातन के साथ, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में और दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। मैं अंत में एक बात कह दूं भाई साहब, अंत में एक बात, सारी बात यह है कि अभी इमरान साहब ने भी कहा, अन्य लोगों ने भी कहा कि 2008 में जांच हुई, 2000 में सारा इस्तगासा बना, 2008 में चालान बना, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज फैसला हुआ है उसी फाइल और उसी इस्तगासे पर जो प्रमाण कांग्रेस के टाइम पे षड्यंत्र पूर्वक झूठे अस्तित्वहीन बना करके इस्तगासे में बनाए गए थे। चलिए जवाब नहीं है, जवाब, और इसलिए इस पाप से कांग्रेस बच नहीं सकती। ठीक है तिवारी जी, इस पाप का जवाब कांग्रेस को देना नहीं। आखिरी बिंदु होगा कि जो मेन अपराधी थे उनको बचाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, तिवारी साहब, और हिंदुओं को बदनाम करने का, सनातन को बदनाम करने का आर.के. सिंह, जिन्होंने कहा था कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने ये आतंकी हमला किया है, उनको आपने क्या इसी कारण मंत्री बनाया? क्या इस बात से आप सहमत हैं? आप कह रहे हैं मैं हिंदू हूं, हम कितने बड़े हिंदू हैं, वो तो आप घोड़ियों पर जब पत्थर फेंकते हैं तब आप बता ही देते, खैर विषयांतर नहीं होना चाहता, लेकिन आपका कहना है कि मुकदमे से साबित हो गया, मतलब आप यदि इस मुकदमे में प्रज्ञा ठाकुर जो कन्विक्ट हो जाती तो आप हिंदू को आतंकवादी मान लेते। हम आपकी सोच का विरोध करते हैं, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू आतंकवादी है ना इस्लाम से जुड़े लोग आतंकवादी है। आतंकवादी वो होता है जो टेरर फैलाए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के लिए सजा क्यों मांगी थी? मैं तो आपकी सरकार से पूछ रहा हूँ, आपके 2008 का मामला है, 2008 का मामला हो, 2006 का मामला हो, दोनों मामले में कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी का धर्म देके लोगों के ऊपर केस लादे, एनआईए को आगे जाकर ठीक से नहीं किया। 2018-19 में अगर आप करते, आपकी यदि आपने बनाई होती आज फैसला ये नहीं कहना पड़ता कि सुनना चाहिए था। मिथुन सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, विनीत सर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जिंदल सर प्लीज, जिनके जमाने में मैं आ रहा हूँ। अरे तिवारी सर प्लीज, जिंदल सर प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे। तिवारी सर प्लीज रुकिएगा जरा। मैं यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें कहूंगा। देखिए ये पूरा मामला जो है भगवा आतंकवाद की बात लगातार उठ रही है और उसका कारण है, उसका कारण ये है, उसका कारण है कि आप टाइमलाइन देखिए।
2008 के अंदर दो बहुत बड़े आतंकवादी हमले हुए थे, एक 26/11 का हमला था और एक ये हमला था। आप देखिए, ये हमला जब हुआ उस समय पे भगवा आतंकवाद की बात को एकदम से तूल दिया गया, एकदम से बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि देखिए इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, भगवा आतंकवाद भी। और देखिए 2008 में ही जब 26/11 का हमला हुआ तो अजमल कसाब जो था, उसकी वेशभूषा देखिए, हाथ में कलावा देखिए, और मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जिस तरीके से वो पूरा हमला किया गया और जिस तरीके से गेटअप दिया गया, जिस तरीके से आईडी कार्ड उनके पास रखे गए हिंदू नाम के साथ, वो कहीं ना कहीं एक मेल खाता हुआ वो था कि किस तरीके से एक नैरेटिव भगवा आतंकवाद का खड़ा किया था। और ये बार बार जो बात उठ रही है, ये बात इसलिए नहीं उठ रही कि इस केस से कोई भगवा आतंकवाद का डिसीजन होना था। भगवा आतंकवाद क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि देखिए इस केस से ही ये डिसाइड होता है कि भगवा आतंकवाद है। और अगर अजमल कसाब को गोली लग गई होती, अगर अजमल कसाब को मार दिया गया होता, तो आप मानिए कि आज यही लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये भगवा आतंकवाद का इससे होता है, उसी चीज के ऊपर ये लोग बोल रहे होते हैं। कांग्रेस की सरकार 2008 के अंदर जब चार्जशीट फाइल हुई तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने चार्जशीट फाइल की। अगर इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर फाइल नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस की सरकार की। चलिए मैं एक क्विक रिएक्शन के लिए आ रहा हूं। महंत जी, अनिल आनंद साहब, एक क्विक रिएक्शन, जो डिस्कशन आपने सुना, बहुत क्विक सर, प्लीज। महंत जी। देखिए, बार बार जिस प्रकार से 2008 से अभी तक जो घटनाएं घटी गई, मैं ये पूछता हूं, क्या उनके जीवन काल के, अब तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, और क्या उनके जीवन काल के ये 17 साल क्या कांग्रेस वापस कर देगी? मैं कांग्रेस वालों से ये नहीं, आप कि उनके जीवन के जो बहुत सारे केसेस 17 साल थे, अभी कुछ को बोला गया कोरोना जिहाद फैलाया, 19 साल वो लोग जेल में रहकर आए। रुक जाइए महंत जी प्लीज। खोकर साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, क्विक रिएक्शन प्लीज। जी सर। जी, ये जो तमाम बातें आपने सुनी खोकर साहब, आपने आवाज तो आपको आ रही थी ना, आपका एक रिएक्शन चाहिए मुझे, इमरान खोकर साहब। बिल्कुल आवाज आ रही थी मुझे। और मेरा देखिए, मैं ना तो इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना ले जाना चाहता हूँ, ना मैं कांग्रेस बीजेपी के एंगल पे ले जाना चाहूँ। मेरा दो कहना है कि जो 6 लोग निर्दोष भारतीय नागरिक मरे, कुछ लोग जख्मी हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खराब हो गई, क्या उन लोगों को इंसाफ मिला? क्या वो गाड़ी एलियंस की थी कि मंगल ग्रह से आई थी? क्या वो आरडीएक्स मंगल ग्रह से आया था? जिन लोगों ने बॉम्ब प्लांट किया वो कहीं मंगल ग्रह से आए थे क्या? अगर सरकार की एजेंसी जो कि एनआई है, अगर ये साबित नहीं कर पाती है कि ये लोगों ने ब्लास्ट किया है, तो वो पाकिस्तान से आए थे, वो पाकिस्तान से आए थे, ठीक पाकिस्तान पहुंचित थे। चलिए, अब मुझे आप उनको बचाने के लिए आप सबको रोकना होगा, प्लीज। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कोशिश यही कि सबसे जवाब लिया जाए, लेकिन सबका सवाल भी एक ही था कि जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हैं, फिर धमाका किया किसने? इसी बड़े सवाल के साथ दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।